दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको यहाँ पे नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने देखा नहीं तो आप इसको देख लेना जरूर से। मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है, निफ्टी का सपोर्ट कैसे देख सकते हैं, अभी टेक्निकली क्या इंडिकेशंस हैं, साथ में 4 कंपनीज है जो अभी के समय काफी ज्यादा फायदेमंद है इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए। क्या कुछ न्यूज़ है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है डिटेल में। 16 मिनट का वीडियो है, आप इसको देख लेना। अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए डाउ जोन्स अभी के समय 173 पॉइंट्स नीचे है, 0.38% की मंदी, एकदम से गिरावट इसमें हुई, लेकिन परसेंटेज में देखें तो कुछ बड़ी गिरावट नहीं है। नेस्टे को भी देख लेते हैं तो ये भी कुछ खास नहीं है, जस्ट 4 पॉइंट्स की गिरावट है, 0.20% की मंदी है। नेस्टेक को देखने के बाद में फैंग को देखें तो यहाँ पे 1% का ड्रॉप है। अब देखिए कुछ कमेंट्स मैंने आपके देखे हैं कि फैंग का जो ETF है वो बाय नहीं हो पा रहा है। अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो भी नहीं होता, अगर आप मार्केट ऑर्डर मतलब मार्केट प्राइस के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं। अगर यहाँ पे 100 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 1000 ऑर्डर्स लगे हुए हैं और बेचने वाला कोई है ही नहीं, और एकदम से बेचने वाले 10 क्वांटिटी आती है, तो जो पहले से 1000 ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गए, आपके नहीं हो गए। और ये जो ऑर्डर पहले से लग जाते हैं ये मार्केट ओपन होने से पहले ही लग जाते हैं, ठीक है। सो ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इनके ऑर्डर पहले लगते हैं, अपने ऑर्डर नहीं लग पाएंगे तो एक टाइम के लिए इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ऊपर भी जा चुका है, वैल्यूएशन भी काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है एआई के वजह से। कभी गिरेगा तो देखना होगा, लेकिन अभी के समय ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा हाइप है और काफ़ी अच्छे पैसे बन भी चुके हैं ऑलरेडी इस कंपनी के, मतलब इस इंडेक्स के अंदर। अब देखिए एफआईज की देखते हैं सिचुएशन क्या है अभी के समय। एफआईज ने माल बेचा है 2327 करोड़ के आसपास का। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली गिरावट हम देख पा रहे हैं। 18-19 को जस्ट बेचा नहीं, बस छोटी सी बाइंग की है, उसके बाद में कंटिन्यूसली माल बेचा जा रहा है एफआईज की तरफ से। 29 और 30 ये जो 2 दिन है ना, एफआईज ने देखो कम बेचा तो मार्केट ने थोड़ा सा राहत दी है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि गिरावट का जो पेस था वो कम हुआ, क्योंकि 25-26 को काफ़ी बड़ी गिरावट थी, काफ़ी बड़ी बिकवाली की वजह से। 29-30 को कम बिकवाली, तो काफ़ी कम गिरावट हुई है। तो एफआई के हाथ में है टोटल मार्केट, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। और एफआई क्यों ये सब चीज़ें करेगी, डॉलर अगर बढ़ेगा, रुपीस गिरेगा तो गिरावट का एक पॉइंट बन जाएगा उनके लिए। साथ में अगर ट्रम्प कुछ खराब न्यूज़ लेके आता है, टैरिफ लगा देता है, तो फिर गिरावट का पॉइंट बनेगा। ट्रम्प की तरफ से टैरिफ लग चुका है 100% फार्मा के ऊपर। आईटी को देखना होगा थोड़ा सा, आईटी के ऊपर भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ हमको ट्रम्प की तरफ से सुनने को मिल सकती है। सो ओवरऑल मार्केट वीक है। टेक्निकली अगर कुछ उछाल मिलता है, जैसे अभी जीएसटी की न्यूज़ आई थी, लेकिन हमेशा ऐसी कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी नहीं, तो देखते हैं इस बार कैसे निफ्टी को एक ब्रेकआउट मिलेगा, कौन सी न्यूज़ के बेसिस पे मिलेगा। लेकिन अभी उसकी बात करना सही नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो टेक्निकली निफ्टी अभी के समय वीक है। पिछले वीडियो को आप देख लेना, उसके अंदर अपन ने थोड़ा सा डिटेल में उसको डिस्कस किया है। अब दोस्तों बात करते हैं 2 ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स क्रैश हुए हैं, लिटरली आज के दिन क्रैश हुए हैं। तो कंपनी है फर्स्ट KPIT टेक, 8% का क्रैश। ओपन मार्केट में देखो ठीक था, ये 1 बजे के आसपास तक, 12:50 तक, लेकिन एकदम से फिर बड़े वॉल्यूम्स आते हैं और बड़ी बिकवाली के साथ में स्टॉक नीचे आता है। एंड पे थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिलता है, लेकिन गिरावट काफ़ी इंटेंस थी, पेस काफ़ी हाई था और काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ में स्टॉक फिसला है। मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है, 37 का पी है, तो वैल्यूशन कम हुई है, कंफर्टेबल हुई है, ये एक पॉइंट है। सेकंड आप देखोगे ना तो आपको न्यूज़ सुनने को देखने को नहीं मिलेगी, मतलब जो भी आर्टिकल्स अगर आप देखोगे, जैसे बड़ी वेबसाइट्स को देखोगे, मजनू कंट्रोल को देखोगे, CNBC को देखोगे, तो उसके अंदर आपको यही देखने को मिलेगा कि बड़ी गिरावट हुई है, 8% नीचे है। सिंगल डे का इस साल का सबसे बड़ी गिरावट है ये, इंट्राडे में इस साल इससे ज़्यादा नहीं गिरा है स्टॉक, ठीक है। क्या रीज़न है उसके पीछे का, रीज़न है हाई वॉल्यूम्स। लास्ट के कुछ मिनट्स के अंदर या कुछ घंटों के अंदर हम बोल सकते हैं, कितने, जैसे 3:01 के आसपास आप देखो, यहाँ पे 38 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 38 लाख बिके और किसी ने खरीद लिए। लेकिन बेचने वाले ज़्यादा थे, बेचने वाले पहले आए मार्केट के अंदर, तो बेचने वाले अगर पहले आए कि ज़्यादा उनका होगा पलड़ा भारी, तो सेलिंग प्रेशर होगा, डिमांड होगी नहीं, सप्लाई वो पहले से ठोक देंगे, तो प्राइजेस कम होते हैं। 20 दिन के एवरेज को देखें ना तो 7.5 लाख शेयर्स का आता है, लेकिन 38 लाख हो चुका है, देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे बेचा है इसको। अब इसमें देखते हैं कि क्यों बेचा, न्यूज़ तो है नहीं कि क्यों बेचा, तो हम नंबर्स को देख लेते हैं कि क्या Q1 में खराब नंबर्स आने की वजह से इसको बेचा जा रहा है। क्या खराब नंबर्स आने का पता कैसे लग सकता है,
या तो अपन पिछले क्वार्टर 2 की बात कर रहा हूं, या तो अपन पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 के रिजल्ट को देखें। तो रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट तो काफी पहले से आ चुके हैं, ऐसा तो है नहीं इन्वेस्टर को आज के दिन पता चला है कि जून वाले क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन मिस हुई थी 10% के साथ में, वो तो इन्वेस्टर को पहले से पता है। तो क्या हो सकता है कारण? देखो क्वार्टर 1 के रिजल्ट इतने खराब नहीं थे, कमेंट्री भी इतनी कुछ खराब नहीं थी, अगर होती तो उस समय क्रैश होता, एकदम से आज क्यों गिरा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसाइडर को क्वार्टर 2 के बारे में खबर लग चुकी है, या फिर जिसने भी बेचा है उसने अपनी रिसर्च की होगी, उसको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ इसके नंबर्स खराब आने वाले हैं। देखो या तो इनसाइडर को सूचना मिली है तो उन्होंने बेच दिया, या फिर जिसके पास में होल्डिंग है उसको अंदर की खबर पता चल गई, इनसाइडर न्यूज़ हम उसको बोल सकते हैं, या किसी ने अपनी रिसर्च की है उसके हिसाब से माल बेचा है। तो यही कारण अभी देखने को मिल रहा है। नंबर्स के फ्लो को देखें, वाई एंड वाई बेसिस के अर्निंग्स को देखें तो पैट इसका कितना है, 808 करोड़ का है, 840 से गिरा है ये। उससे पहले आप देखोगे ना तो 20 के बाद से कंटिन्यूसली इसका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, वो भी अच्छे परसेंटेज के साथ में। अब यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी है, तो इन्वेस्टर को या तो ऐसा लग रहा होगा कि अब ये जो बिल्डिंग है वो नीचे बनेगी क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अगर ऐसा है तो ये मान के चलेंगे इनसाइडर को इसकी खबर लग चुकी है। अब इनसाइडर कौन है? प्रमोटर के जानकार या प्रमोटर सेगमेंट के अंदर भी हो सकते हैं, एफआई सेगमेंट के अंदर भी हो सकते हैं, डीआई सेगमेंट के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एफआई और डीआई ने किया क्या है। एफआई की बात करें तो एफआई 2023 के दिसंबर क्वार्टर से माल बेच रहे हैं, 26% का 23%, 22%, 20, 17, उसके बाद में 15, तो कंटिन्यूसली माल बेचा है। इसका मतलब आज के दिन भी चांसेस हाई है कि एफआई ने इसको बेचा होगा। डीआई की बात कर लेते हैं। डीआई लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाइंग करी है, बट जितना एफआई बेच रही है उतना खरीद नहीं पा रही है स्टिल। चलो ठीक है, जहां से बेचना शुरू किया उन्होंने 23 के दिसंबर क्वार्टर से, वहां से डीआई के आप देख सकते हैं डेटा पॉइंट्स के अंदर कि डीआई ने बाइंग की है। तो लॉन्ग टर्म के लिए डीआई बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म के लिए एफआई का जो डेटा दिख रहा है अपने को वो काफी बैरिश देखने को मिल जाता है। अब देखिए प्रॉफिट इसके क्यों गिरे उसको चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट के गिरने के पीछे का रीजन है दो, करेंसी फ्लक्चुएशन, जो भी इसके क्लाइंट हैं यूरो के अंदर, जापानीज येन के अंदर आते हैं पैसे, वो करेंसी फ्लक्चुएट होती है। तो कोई बहुत बड़ा रीजन है क्या? नहीं, कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, चलता है तो। सेकंड, आप देखोगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है, एक मोटा खर्चा कंपनी ने किया है, और वो एक्सपेंशन के लिए ही कंपनी ने किया है। तो क्या ये एक रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक गिरना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात है। इसकी एक सब्सिडरी है, उसके अंदर इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो कहने का मतलब यह है सब कुछ ठीक है, इतना खराब नहीं है जितना स्टॉक आज गिरा। तो हो सकता है कल परसों या कुछ दिनों में या फिर क्वार्टर 2 के रिजल्ट के अंदर अपन देख पाए कि क्या खराबी इसमें आई है। तब तक के लिए शांति रखनी पड़ेगी, इसमें देखना पड़ेगा कि स्टॉक कहाँ तक जाता है और कहाँ से बाइंग आती है, कहाँ पे स्टॉक रुकता है। ऊपर से अभी 50% के आसपास स्टॉक फिसल चुका है। टेक्निकली इंडिकेशन कब पॉजिटिव होगा? जब ये लाइन स्टॉक क्रॉस करेगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस के पॉइंट है। डिटेल में देखें सपोर्ट कहाँ पे है। देखो सपोर्ट तो ये बहुत ही माइनर सा है, अगर एक दो मतलब झटके और लगते हैं तो टूट सकता है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक अभी नीचे जा रहा है। एक ब्रेकडाउन तो चलो यहाँ पे हमने अभी देख लिया, अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ता है या नहीं उसको चेक करेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा होता है टॉप नीचे शिफ्ट होते हैं और फिर सपोर्ट लेता है बार बार स्टॉक, तो वो टूटने के चांसेस बन जाते हैं। और इसी का अपोजिट हमने देखा है, काफ़ी सारी कंपनीज में ब्रेकआउट्स आते हैं, रेसिस्टेंस अनचेंज होता है, लेकिन सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होते हैं तो ब्रेकआउट होता है। तो टेक्निकली वीक है, फंडामेंटली भी वीक है, बट टेक्निकली ज़्यादा वीक हो चुका है। तो देखते हैं फंडामेंटल्स में क्या होता है, कुछ न्यूज़ आती है या नहीं आती है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी डिक्सॉन, 2% के साथ में स्टॉक टूटा है। कल भी स्टॉक में गिरावट हुई थी, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली इसमें हम डिक्लाइन देख पा रहे हैं। 1 लाख करोड़ के नीचे अब इसका मार्केट कैप हो चुका है, 81 का पीई रेशियो है। इसके रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट इसके ठीक थे, पिछले क्वार्टर में 24-25% के साथ में एस्टिमेट को बीट किया था, उससे पहले भी 8% के साथ में एस्टिमेट बीट हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आपके पास में ये कंपनी है या फिर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं लेकिन अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं, तो एक फंड या तो इन्वेस्टर के पास में होगा या चेकआउट कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ। ये मिड कैप कैटेगरी में सबसे आउट परफॉर्म, सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड है। अब देखिए इस फंड के अंदर डिक्सॉन की होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है। इस म्यूचुअल फंड ने डिक्सॉन के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा खरीदे हुए हैं। तो डिक्सॉन जैसे गिरता है ना, वैसे इस फंड की एनएवी भी गिरती है। आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन में 5% गिर चुकी है, जबकि काफ़ी सारे और भी स्टॉक्स हैं। अगर मैं इसमें 1 साल का डेटा दिखाऊं, नेगेटिव है एकदम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे शार्प डिक्लाइन आई है, यानी अगर आपके पोर्टफोलियो में डिक्सॉन है तो ऐसा नहीं है कि आपका ही
पोर्टफोलियो गिर रहा है, फंड्स का भी गिरता है, तो ये भी अपन यहाँ से सीख सकते हैं। सेकंड, अगर आप देखोगे इससे एचडीएफसी मिड कैप के साथ में कंपैरिजन करोगे, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के पास में जस्ट 18 कंपनी है और इसके पास में एचडीएफसी के पास में 50+ कंपनी है, तो ये डाइवर्सिफाई है और ये बहुत ही फोकस्ड है, तो ये ज़्यादा गिरा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का डेटा दिखाऊं तो फोकस्ड फंड ने 18 कंपनी के स्टॉक के फंड ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अभी की बात करें 1 साल की तो ये अंडर परफॉर्म करा है। एचडीएफसी जस्ट 1% नीचे है, ये 7% नीचे है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जितने कम स्टॉक्स आपके पास में हो गए उसका ग्रोथ और डी ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे ये आगे निकल गया था, एकदम से शार्प जंप आया, लेकिन गिरा भी ज़्यादा। होल्डिंग्स देख लेते हैं कैसी किसकी है। डिक्सॉन को 10% दे रखा है, इस फंड के ऊपर भी बातचीत हो गई इसी के मतलब डिक्सॉन की वजह से, क्योंकि बाकी होल्डिंग्स भी आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे 10% है, कोफोर्ज 10% है, तो ये भी इतना अच्छा नहीं करा, ये भी इतना अच्छा नहीं करा। ये तीसरी जो होल्डिंग है ये भी अच्छी नहीं करी, कल्याण ज्वेलर्स। मतलब अल्टीमेटली 25-30% पोर्टफोलियो तो इसका की जो भी होल्डिंग्स है वो अंडर परफॉर्म ही कर रही है। परसिस्टेंट भी कुछ खास नहीं है, देखो ट्रेंड भी कुछ खास नहीं है, तो मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम है इस पोर्टफोलियो के अंदर। लेकिन वही बात है, अगर ये कंपनीज अच्छा करेगी तो ये पोर्टफोलियो सबसे अच्छा भी करेगा। पॉलीकैब चलो ठीक है, अभी चलना शुरू कर दिया है। पेटीएम के अंदर भी 5% के आसपास का स्टेक ले रखा है, ये बाकी कंपनीज है, ठीक है। तो अब डिक्सॉन पे आते हैं, डिक्सॉन को देखते हैं। देखो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ऐसी कुछ नहीं है, स्टॉक ने जस्ट अभी एक प्रॉफिट बुकिंग दी है, अपने रेसिस्टेंस के आसपास आ गया था। अब जब भी स्टॉक गिरता है तो सपोर्ट चेक करते हैं, ये 2 बेसिस बने थे, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करें तो ये सपोर्ट की रेखा बन जाएगी। कितना गैप है, 9% के आसपास का गैप इसमें देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टर्स के पास में है तो ठीक है, इतने डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, क्योंकि जब मार्केट खराब होगा स्टॉक अपने सपोर्ट ऑब्वियस है ले लेते हैं, तो सपोर्ट के बीच में 9% का गैप अभी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।